Hello, students. So, I have come up with another lecture for all of you. So, this is our sixth lecture, and this is going to be very important and very interesting segment. So, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 6, राइट? तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में जो पढ़ा था, उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने आपको ये सिखाया था कि मान लो एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है वो एक बार टूट करके वो जा रहा है एक स्टेप में, वो जा रहा है एक कार्बोकैटायन पर, राइट? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और वहां से फिर वो इंटरमीडिएट लेट से 2 बन रहा है और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो हमारा कंसर्न था कि हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और ये बंद कैसे रहा है, इस पर एक सवाल था. तो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे. हमने कहा कि ऐसा ग्रुप रहेगा या ROR डैश रहेगा या फिर RO ये NH2, मान लो NH2 रहेगा. तो इन सब को हम लोग डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते हैं. द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि अगर ये टूटेगा मान लो तो ये हमारा ऐसा मान लो अगर आपने तोड़ा है तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और उस तरह से रिएक्शन नहीं होता है. वापस उन चीजों को रिवाइज करा दे रहे हैं. तो हमने क्या किया था, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर आपने तोड़ दिया तो आपने ऐसा लिखा होगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, या फिर इस तरह से भी बॉन्ड नहीं टूटेगा. ये तुमने बता दिया था कि बॉन्ड जो है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इस तरह से यहाँ पर इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा बैड लिविंग ग्रुप है. और अगर हमें इसको लाइक निकालना है तो वी हैव टू मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप. तो गुड लिविंग ग्रुप बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम लोग करते हैं कुछ कंडीशन है, कुछ स्टेप्स है, वो हम लोग करते हैं. तो क्या क्या था, हमने क्या कहा था कि हमने ले लिया यहाँ पर एक प्रोटॉन और प्रोटॉन को हमने ऐड किया और उससे हमने निकाल दिया था. कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास है ROH और इस पर है एक लोन पेयर, हमने एक H प्लस डाला, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन. क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटोनेशन. तो प्रोटोनेशन किया तो ये अपना लोन पेयर्स को दे देगा और बन जाएगा ROH2 प्लस. और आप सबको पता है कि दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप और फर्दर हम इसको आसानी से निकाल करके R प्लस H2 बना सकते हैं, यानी हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है प्रोटोनेशन किया, यानी ये प्रोटोनेशन किसके किसके साथ एप्लीकेबल है. तो आप यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रोटोनेशन इज एप्लीकेबल फॉर ROH या फिर ROR डैश, यानी एक हमारा अल्कोहल हो गया और दूसरा हमारा हो गया ईथर. ये हमारा ईथर वाला ग्रुप हो गया बच्चे. और ये हमारा आपको तो पता ही है, ये तो अल्कोहल है कि नहीं? इसने लॉकडाउन में हमारी इकोनॉमी सुधारी है कि नहीं? बताइए आपको. चलिए पॉइंट पर आते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं. सो नाउ द पॉइंट इज कि हमने यहाँ पर NH2 नहीं लिखा है, RNH2. व्हाट डज इट मीन? क्या ये प्रोटोनेशन उसके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है क्या? सुटेबल मेथड नहीं है क्या? एक अच्छा मेथड नहीं है क्या? सो लेट्स फोकस. तो उस चीज को, उस सेगमेंट को आगे बताने से पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि N2 एंड OTF ट्रिफ्लेट आयन, याद आ रहा है? दीज आर सुपर लिविंग ग्रुप. पहले इस सेगमेंट को आप याद कर लें, ये अपने नोट्स में लिखें. N2 नाइट्रोजन एंड ट्रिफ्लेट आयन OTF माइनस, दीज आर सुपर लिविंग ग्रुप. क्या है बच्चे? सुपर लिविंग ग्रुप, यानी बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. और हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया भी था कि अगर इस बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो आप एसिटाइलेशन कर सकते हैं, मेसिटाइलेशन कर सकते हैं, ट्रिफ्टाइलेशन कर सकते हैं, ये टोसाइलेशन कर सकते हैं, नोसाइलेशन कर सकते हैं, ब्रोसाइलेशन कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप और वो बन जाएगा हमारा गुड लिविंग ग्रुप में. फिर उसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमने आपको ऑर्डर ऑफ या फिर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप या फिर लिविंग टेंडेंसी के क्वेश्चंस करवाए थे. विच वन विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप, इसके क्वेश्चंस करवाए थे. तो आपको हमने वहां पर सिखाया था, बस वही लॉजिक लगाना है. तो यहाँ पर आपने खैर ये तो लिख लिया होगा, N2 and OTF माइनस आर सुपर लिविंग ग्रुप. और ये जो प्रोटोनेशन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, बोल सकते हैं दिस इज
not a very good method for heterolytic या for heterolysis of RNH2। क्या मेरी हैंडराइटिंग सबको क्लियर दिख रही है, समझ में आ रही है बात? यानी हमने कहा दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड फॉर हेट्रोलिसिस ऑफ RNH2। यानी आप इसको अगर चाह रहे हो ऐसे तोड़ना, मतलब क्या बताना क्या चाह रहे, चलो आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, क्यों एक अच्छा मेथड नहीं है। जरा सा सोचो कि हमने लिया RNH2 और यहां पर है लोन पेयर। आपने क्या किया, आपको पता है कि दिस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। तो आपने क्या सोचा कि भाई इसको एक, चलो एक प्रोटॉन दे दो, यानी एक प्रोटोनेशन कर दो, H प्लस दे दो, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा देगा तो ये बन जाएगा RNH3 प्लस बन जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इज अ वेरी लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 3 होती है। तो उस केस में फिर ये बॉन्ड टूटेगा और ये, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज करेगा। तो उस केस में ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया मान लो, और आपने बना दिया R प्लस NH3, आपने ये बनाया। लेकिन जरा सा सोचो, ये जो NH3 बनाया, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? ये एक बात समझने वाली बात है, ये पॉइंट समझने वाली, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। दिस इज नॉट अ वीक बेस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी गुड बेस। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको आप वीक बेस के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें तो यस, अगर हम यहां पर लिख दिया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यस यू आर राइट कि ये जो है NH2 माइनस से ज्यादा बेसिक हो, आई मीन NH2 माइनस से कम बेसिक होगा, NH2 माइनस से ये कम बेसिक होगा, दैट्स ट्रू। लेकिन ये वाटर से ज्यादा बेसिक होता है, वाटर से ज्यादा बेसिक इसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें, अरे कॉमन सा में कॉमन लॉजिक लगाइए भाई कि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो कार्बन लाइक ऐसा होता है CH3 माइनस, या फिर आप इसको CH4 भी पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये हमारा होता है। और इसके क्रॉस जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज बट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, राइट। लेकिन ये जो है इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी बेसिसिटी इससे ज्यादा होगी ना, ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगी ना। अक्रॉस द पीरियड बेसिसिटी डिक्रीजेस, तो NH3 में नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू H2। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई NH3 जो है वो वाटर से ज्यादा बेसिक होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब समस्या ये है कि हम तो ये मेथड तो यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे केसेस के लिए, ऐसे NH2 के लिए हम लोग क्या करेंगे। ये एक हमारा सेगमेंट था जो हमने कहा था कि वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, सो यस वी आर गोना डिस्कस अबाउट दिस राइट नाउ। तो यहाँ पर उस केस में हाउ विल वी प्रोसीड विद रिएक्शन, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक मजेदार सेगमेंट है, आप इसको समझिए कि ये हमारा रिएक्शन इस तरह से नहीं होता। इनफैक्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे रिएक्शंस रेयरली ही पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। NH2 के साथ ऐसा रिएक्शन लगभग नहीं के बराबर होता है, यानी इसके लिए कुछ अलग से कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने वो कंडीशन याद कर लिया तो सोचो ना कि आपका लाइक कितना आसान हो जाएगा। यानी आप इन चीज़ों को अगर आप याद रखते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हो तो आपको लाइक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो दीज आर सम एक्सट्रीम कंडीशन जहां आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट, कि हाँ इसके साथ नहीं होता है। बट यस, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मेमोराइज द एंटायर थिंग, नो। यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट है, लाइक कॉन्सेप्ट के बाद ही हमने कुछ फर्दर हमने पॉइंट्स लिखवाए। सो टू रिमेंबर माई नोट्स, रिवाइज माई नोट्स लाइक एज मच एज यू कैन,
because if you are gonna crack JEE, you have to revise my notes, and I'm telling you, I'm covering each and everything what you need for the JEE main exam. So let's focus it out. तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये तो हमारा होगा नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, चलो तो ऊपर वाला सेगमेंट मिटाते हैं. आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है. तो इसको मिटाते हैं भाई, और यहाँ पर जरा सा ध्यान देते हैं कि इसको क्या करेंगे. कुछ बच्चों के मन में ख्याल होगा, सर आपने जो लास्ट लेक्चर में बताया था तो साइलेशन, ट्रिफ्टाइलेशन वो कर सकते हैं. यस, दिस इज वन ऑफ द मेथड जो हमने कल बताया था ना, वो भी कर सकते हैं. तो उसको भी हम लाइक डिटेल में ही बताएंगे, डोंट वरी, वापस उन चीज़ों को रिवाइज कराएंगे. हाँ, तो इसको मिटा दें. चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने लिखा कि है हमारा RNH2, करेक्ट. RNH2 यहाँ पर नाइट्रोजन पर है लोन पेयर, और अगर हमने इसको किससे रिएक्ट करवा दिया, टोसाइल क्लोराइड ClTS, याद आ रहा है आपको बच्चे, ClTS. इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दो, ऐसा लिख दो, और आपको पता है दिस विल रिएक्ट टू फॉर्म HCl. यहाँ से भी HCl निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ HCl यहाँ से निकल जाएंगे, यानी आपने लिख दिया 2HCl प्लस RNTS, ये बना दिया. और ये सोचो जरा सा, ये कितना मस्त सा लिविंग ग्रुप होगा, वेरी लाइक इसको आप सुपर लिविंग ग्रुप बोल सकते हो. और फिर तो हमारा काम आसान हो गया. दिस इज वन मेथड. और दूसरा एक मस्त सा मेथड है जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, आई मीन कभी ना कभी, लाइक दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक वाचिंग माय वीडियो फॉर रिवीजन पर्पस, उन लोगों ने तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली. और वो हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन प्रोसेस. चलो, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज़ इस पॉइंट पर फोकस मत करना, ये हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे. लेकिन हाँ, जो रिवीजन के लिए देख रहे हैं, सो आपको थोड़ा आइडिया मिल जा रहा होगा. डोंट वरी, यस वी विल कवर, आई विल पर्सनली कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, दैट्स माई गोल. चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा R, और इसको हमने NH2 लिखा, और इसको हमने रिएक्ट करवाया NaNO2 प्लस HCl से. ये करवाते हैं हम लोग रिएक्शन, थोड़ा बहुत हीट देते हैं. छोड़ो, अब इसके बारे में नहीं सोचना. देखो, इसका काम क्या है, आपको बस इतना समझना है काम क्या है. इस रिएक्शन पे बाद में आएंगे वापस से, मस्त सा, ये बहुत बहुत ही अच्छा सेगमेंट है. लेकिन देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो एक्चुअली ना, ये रिएक्ट करके हमें, आप ऐसे लिख सकते हो, दिस रिएक्ट्स टू गिव, ये क्या देता है हमें, HNO2. क्या देता है बच्चे, HNO2. तो या तो क्वेश्चन में RNH2 प्लस दिस लिखा रहे, या फिर RNH2 प्लस दिस लिखा रहे. आपको समझना है कि आपको मिल रहा है अल्टीमेटली ये. और उसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये जो है फर्दर हमें देता है NO प्लस. हमें क्या देता है बच्चे, ये NO प्लस. आपको हमने बताया था कि इसका नाम होता है नाइट्रो, क्या नाम होता है जरा बताओ, नाइट्रोसोनियम आयन. नाइट्रोसोनियम आयन हमने बताया था. और ये एक बहुत ही प्यारा सा इलेक्ट्रोफाइल होता है. अब जरा सोचो, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या है हमारा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऊपर लटका हुआ है. और अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगा. यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप वाटर बना करके निकाल दो, यानी H2O, और इस तरह से आप ये निकाल दो बस. जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा, बताओ जरा सा, RNTS
ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर आ गया एक प्लस चार्ज। बात समझ में आई? ये कैसे बना? ज़्यादा नहीं सोचना है कि हाँ ऐसा बनता है। और अब आप सोचो कि भाई N2 इस पर है प्लस चार्ज, तो यहाँ पर ये लोन पेयर है, आई मीन लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर। तो क्या आप इस बॉन्ड पेयर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो? करोगे तो क्या इस पर R पर प्लस चार्ज आएगा और N2 बन करके निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो देखो आपका N2 निकल गया। तो हमने जो पढ़ाया आपको उसका एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किया। चीजें समझ में आ रही हैं? आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? तो ये एक था, बहुत ही अच्छा तरीका था कि आपने इसको इस तरह से निकाल के फेंक डाला, है कि नहीं? तो ये हमारा बन गया R2 प्लस R प्लस अल्काइल ग्रुप, आई मीन कार्बोकेटन प्लस और दिस थिंग, राइट? इसके अलावा अच्छा, कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा, सर हमने इलेक्ट्रोफाइल में एक और रिएजेंट पढ़ा था, उस रिएजेंट का नाम था टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट, राइट? टिंडल रिएजेंट, जरा बताओ तो सही क्या है? नहीं याद आ रहा होगा, पता है आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। NO प्लस NOCl प्लस NOCl सॉरी, और NOCl में हमने बताया था इसका स्ट्रक्चर कैसा था, जरा सोचो प्यार से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अब बॉन्ड टूटेगा, हमने इधर से तोड़ा था और जिसकी वजह से यहाँ पे हमने दिखाया था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कहने का मतलब ये जो टिल्डन रिएजेंट है ये भी हमें NO प्लस ही देगा, चाहे आप HNO2 ले लो चाहे ये ले लो, ये दोनों हमें NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन ही देगा। तो अगर हमने ऐसा भी रिएक्शन लिख दिया RNH2 और यहाँ पर लिख दिया NOCl, तो उस केस में भी RN ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर प्लस चार्ज, फर्दर R प्लस N2 बन जाएगा और ये हमारा हो गया लिविंग ग्रुप। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? क्या बताइए, राइट? चलिए इन चीज़ों को आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट मी चेक हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है रिकॉर्ड, परफेक्ट। चलिए आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख लेना, बना देना किताब और बेच देना। कहाँ पर? भंगार में। तो अब मजेदार सेगमेंट ही है कि हमारा ये वाला सेगमेंट, पहला सेगमेंट हो चुका है खत्म, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, यानी हमने आपको सारे केसेस करवा दिए, हेट्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सारे केसेस करवा दिए, जितना भी बॉन्ड तोड़ सकते थे, OH OR। बाकी हाँ Cl वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, वो तो टूट जाएगा, Cl हो गया, I हो गया, लेकिन समस्या थी फ्लोरीन के साथ, समस्या थी OR के साथ, समस्या थी OH के साथ, समस्या थी NH2 के साथ, तो उसका हमने काम तमाम कर दिया। और अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट। क्या है बताइए जरा सा, सोचिए, सोचो सोचो। सेकेंड केस लिख सकते हैं, पहला तो अपना था हेट्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हमारा सेगमेंट रहेगा, क्या रहेगा? बाय रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ ओलेफेनिक, इसको आप अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब ये मन में होगा सवाल कि सर ये इतना खतरनाक नाम क्यों आजकल आप लोग ले रहे हो, आप ले रहे हो ओलेफेनिक? अरे वैसा कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, पैराफिन ओलेफिन। पैराफिन जिसमें कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड्स सिंगल होते हैं, ओलेफिन यानी जहाँ पर अनसैचुरेशन आ जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसकी बात कर रहे हैं। यानी ओलेफिन का मतलब होता है या तो कार्बन कार्बन आप डबल बॉन्ड पकड़ लो, है कि नहीं, या फिर क्या था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा पकड़ लो। ठीक है, इसी का यही मतलब होता है। तो आपने कहीं ना कहीं रिएक्शन देखा होगा, मतलब कैसा रिएक्शन देखा होगा? आपने देखा होगा
कि हमने लिखा कुछ ऐसा, सोचो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसको हमने रिएक्ट करवाया एक प्राणी से, जिस प्राणी का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। आपको बताना है कि यार रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो ज़रा सा कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल का कैटेगरी का है या नहीं है। हमने आपको न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाया था उसमें ये एग्जाम्पल करवाया था, नहीं याद आ रहा तो सोचो, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन है? तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही हो गया लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले नोट्स को देखिए, उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल में ये लिखवाया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो चलिए, ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सा केस है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये आएगा तो एक तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपने पढ़ा था जीओसी पार्ट 1 में, क्या क्या था उसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, देन electromeric effect, inductomeric effect, these are the temporary effect. When we talked about the permanent effect, we have inductive effect, resonance, hyperconjugation, ये सब था। तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने कहा, दिस इज फ्रॉम द टेम्पोररी इफेक्ट, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि द लाइक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, याद कीजिए पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जब ये एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, जैसे अप्रोच किया तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये मान लो, चलो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे ही ये आएगा, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया बच्चे, कोई भी बदलाव नहीं आया है, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ये अप्रोच करेगा तो क्या ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा? अगर ये शिफ्ट करेगा तो सोचो, क्या ये इस पर इस तरह से दिख रहा होगा CH2 माइनस, और यहाँ पर प्लस चार्ज दिख रहा होगा? मन में सोचो, ऐसा दिख रहा होगा। और उस केस में फर्दर जैसे इस पर आया, और ये फिर जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। कहने का मतलब ये वाला इसको अटैक करेगा, समझ रहे हो। और उस केस में हमारा बन जाएगा CH2 प्लस CH2, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोफाइल दिखा दिया। तो ये हमारा कार्बोकैटायन बना या नहीं बना? यानी हम लोग इस तरह से भी एक कार्बोकैटायन तक पहुंच रहे हैं। हमारा कंसर्न आज का यही था कि हम लोग को कार्बोकैटायन तक पहुंचना था, कैसे पहुंचना था, ये हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। चीजें समझ में आई? तो खैर, ये तो इथीन था हमारा, ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्टेंट था। और आई मीन यहाँ पर जैसे आया तो उस केस में फिर पोलराइजेशन शुरू हुआ। लेकिन कुछ एल्कीन्स या ओलिफेनिक बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिस पे ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। उन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं, ठीक है। पहले आपने ये लिख लिया, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस, है ना, समझ में आएगा आपको। तो चलो, हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमने लिखा है एक इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया। दूसरा हमने लिखा CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर है हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद हमने लिख दिया NO2। इसको थोड़ा सा, जैसे जितने भी केमिस्ट्री के टीचर होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, सो आई विल ऑल्सो राइट इन दिस वे मिस्टर। चलिए, यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन चाहिए? हाँ भाई, और भी क्वेश्चन दूंगा मैं। चलिए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस क्वेश्चन का नाम हमने रखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और भी क्वेश्चन दे देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, और यहाँ पर हमने दे दिया एक इलेक्ट्रोफाइल,
राइट। तो अब हमारा सवाल यही है आपसे कि इन सब में आपको बताना है कि क्या होगा। ज़रा सोचो, और भी कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देते हैं। ज़रा सा सोचो, क्या आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाला केस याद आ रहा या नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा तो ज़रा सा समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसा लिखा था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में, और अगर आपको याद हो कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये तो था। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, या फिर पी ऑर्बिटल्स। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये कार्बन इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखने को मिलती है। तो अब आप सोचो, आपने सोचा क्या कि इसमें इन तीनों में से किस कार्बन पर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करें। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर आपको अटैक करवाना है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है बच्चे, दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा है प्रोपीन, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ही नहीं। कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर देता है। तो ये तो आप एक्चुअल स्ट्रक्चर मान ही नहीं सकते। तो उस कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा जहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, और उस केस में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखती है, एंड दैट्स व्हाई दिस अटैक्स दिस इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर इसमें लगेगा प्लस एच इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और एक तो ये खुद में क्या है, ये प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट दिखेगा। तो भाई मेरे बताओ कि प्लस एच इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, और प्लस आई इफेक्ट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होता है। न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए। तो यहां पर हम लोग किस फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, लाइक प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव को भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर हमारा जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, जिससे कि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो चुका है, एंड हेंस दिस विल अटैक द इलेक्ट्रोफाइल। तो उस केस में आप सोचो कि अगर ये अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक बॉन्ड तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। यानी आपने परमानेंटली यहाँ शिफ्ट करवा दिया, शिफ्ट करवाया तो अटैक किया, और अटैक करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा रीजन था। अब जरा सा सोचो, इसमें यहाँ पर बताओ, हमने इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रखा B। बोलो 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 बोलो, A और B कहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर अटैच होगा, A पर या B पर? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर A B पर करेगा। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लगाइए, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिख रहा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, और अगर रेजोनेंस होगा तो इसका लोन पेयर इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, और उस वजह से चार्ज डेंसिटी वापस से इस कार्बन पर आ जाएगी, यानी कार्बन नंबर A पर आ जाएगा, और वही कार्बन A जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, एंड हेंस हमारा इलेक्ट्रोफाइल मीन सॉरी हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, B पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH2 इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर हम दिखा दिया कार्बोकेटाइन। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आप समझ जाओ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। आप सोचो जरा सा, क्या लगता है इस बार भी हमने आपको दिया क्वेश्चन A और B, कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, A पर या B पर? तो इसका आंसर है जरा सा सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन, पहले तो इसको माइनस आई ग्रुप समझ रहे होगा, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा,
दूसरा ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। दोनों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, करेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसे खींचेगा, यानी ये इधर इस साइड में ले जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो जाएगा जरा सोचो, यानी इस तरह से हो सकता है, यानी ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऐसा शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यानी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिखेगी, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, बी पर। ये तो भाई ग्रुप है, फर्दर इसका आई मीन जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, तो आपको दिखेगा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज़्यादा दिखेगी, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, और इसलिए बनेगा हमारा कुछ ऐसा NO2CH, यहाँ पर लगा दिया हमने इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर CH2+, ये बन गया। कितने लोगों ने ये बनाया है, सोचो जरा सा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है कि क्लोरीन पर भी होता है लोन पेयर, क्लोरीन पर होता है लोन पेयर बच्चे, दिख रहा है आपको। अगर क्लोरीन पर लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर यहाँ से डीलोकलाइज होगा, यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर सर प्लस आर इफेक्ट दिखेगा। लेकिन क्लोरीन होता है कौन सा ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई दिखाएगा। लेकिन आपको पता है कि प्लस आर से पाई इलेक्ट्रॉन इफेक्ट अफेक्ट हो रहा है, और माइनस आई से सिग्मा इलेक्ट्रॉन अफेक्ट हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या उस केस में इस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या इसको अटैक करेगा, और क्या इस तरह से आपको इस कार्बन पर एक कार्बोकैटायन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या समझ में आया? रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पर तीन तीन छह अल्फा हाइड्रोजन, बहुत ही जबरदस्त, क्या प्लस एच इफेक्ट। और अगर प्लस एच इफेक्ट दिखेगा तो यहाँ पर तो आप श्योर हो कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और फिर यहाँ पर अटैक होगा, और इस तरह से बनेगा CH3 CH3 CH2 इलेक्ट्रोफाइल, और इस कार्बन पर बन गया हमारा कार्बोकैटायन। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी आपको ये कंडीशंस देखने थे, इस तरह से आपको सोचना था कि यहाँ पर किस तरह से किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। यानी आपको हाई रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों को याद रखना पड़ेगा, इसके पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, हमें एक क्वेश्चन याद आया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बताएं? तो क्वेश्चन नंबर 1 इरेज करते हैं, ये भी लाइन इरेज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने लिख दिया NR3 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका हमने रिएक्शन करवाया एक इलेक्ट्रोफाइल से। अब बताओ क्या होगा, ज़रा सोचो, कहाँ पर अटैक करेगा? नाम लिख देते हैं, नाम है इसका A और इसका नाम है B। बताइए कहाँ पर अटैक करेगा, सोचिए ज़रा सा। तब तक हम इन 4 पॉइंट्स को हम इरेज करते हैं।
चलिए, आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो बता दें कि ये ना ही प्लस आर ग्रुप है, ना ही ये माइनस आर ग्रुप है, तो ये क्या है, ये है माइनस आई ग्रुप। और ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, याद करो हमने ऑर्डर लिखवाया था, क्या ये NR3 प्लस है या नहीं है, यानी इंडक्टिव जो इफेक्ट से जो प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप्स, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप ये बिल्कुल ये क्वेश्चन कर सकते थे। सो यू जस्ट मेमोराइज ऑल दिस पॉइंट्स। तो लेट्स फोकस। तो नाउ बताइए, भले इसमें माइनस आर इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट कुछ नहीं दिख रहा हो, लेकिन माइनस आई इफेक्ट तो दिख रहा है ना, उसके कंपैरिजन में क्या लगता है, ए या बी पर? आंसर होगा बी पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेगी और ये अटैक करेगा। यानी आपको चूज करना था कि हाँ दोनों में बेहतर कौन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R3N प्लस CH, यहाँ पर लगा दिया हमने इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ बन जाएगा CH2 कार्बोकेटाइन। क्या बात समझ में आई? ये तो एक हो गया, जो एक कॉन्सेप्ट हमारा था, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम लोग चले। लेकिन इसका एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड मोस्टली एक्चुअली लाइक टीचर्स लाइक और एवरीवन यूजेस, क्योंकि वो समझना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उसमें कभी शायद गलती भी हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज सही हो जाता है। तो सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड टेक्निक देख सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ही लिखा, और इसको हमने एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करवाया। फिर से वही क्वेश्चन। तो आप सोचो, मान लो एक सेकेंड के लिए इसके दो केसेस बनेंगे। पहला केस बना दो CH3 CH कार्बोकेटाइन यहाँ पर और CH2 ऐसा बना दो। एक केस ऐसा बना दो, दूसरा केस ऐसा बनाओ CH3 CH माइनस एंड CH2 प्लस। दूसरा केस ऐसा बनाओ। आप देखो कि इसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर है। पहले इससे शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, पहले हम लोग गलत चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे फिर सही चीज़ों पे आएंगे। तो क्या लगता है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है? नहीं, इसके साथ एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, और प्लस ये जो प्लस आई ग्रुप बहुत दूर है या नहीं है, यानी इसके तुलना में इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है। और इसकी बात करें तो कम से कम ये प्लस आई ग्रुप तो है, प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप थोड़ा सा फेवर कर रहा होगा, तो यानी उस केस में ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस आई ग्रुप फेवर्स कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। और ये तो GOC में करवाया हुआ है, फिर भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। माइनस आई ग्रुप फेवर्स, या फिर आप लिख लो माइनस आई ग्रुप डू नॉट, माइनस आई ग्रुप्स डू नॉट फेवर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। माइनस आई फेवर नहीं करता। ठीक है, आपने ये सब पॉइंट्स लिख लिया, तो मतलब इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होते चलेगा, आपके लाइक कंटेंट स्ट्रांग होते चलेंगे। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, खैर ये हमारा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर साइट दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है, अटैक करेगा तो बन जाएगा फिर से CH3 CH प्लस CH2 इलेक्ट्रोफाइल। एक केस हो गया, है कि नहीं? चलो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Cl CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पर लिखा था इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ज़रा सा सोचो, फिर से वही दो केस कर देना, बना देना। तो अगर यहाँ पर ऐसा मान लो हम बना देते हैं, डायरेक्टली आंसर ही लिख देते हैं, तो CH2 नेगेटिव, यहाँ प्लस चार्ज। तो सोचो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर क्या इस कार्बोकेटाइन को अपना लोन पेयर दे सकता है? यानी प्लस आर इफेक्ट दिख जाएगा, प्लस आर इफेक्ट दिखेगा और उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो हमने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। पहला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आ रहा है, उस लॉजिक से भी। दूसरा कि अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा या नहीं हो रहा, यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर क्या है, फिर तो ये जाकर अटैक करेगा, फिर तो कहानी हो जाएगी। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया है दोनों चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों टेक्निक्स को, ट्रिक्स को, मेथड्स को आप लिख लीजिए। क्लियर है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेट्स इफ यू नो इंग्लिश वेरी वेल, यू राइट इन इंग्लिश। इफ यू आर वेरी गुड एट हिंदी, यू राइट इन हिंदी, आप हिंदी में लिख लो। द पर्पस इज कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये मत सोचो कि सर हिंदी में हाउ कैन राइट, नहीं, आपको पढ़ना है, दूसरे को थोड़ी पढ़ना है नोट्स आपका। सो राइट इन योर ऑन लैंग्वेज एंड राइट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर ऑन वे, हमारा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। चलो इसको रेस करते हैं, लिखिए। तो हमारा ये वाला सेगमेंट हो गया कंप्लीट, यानी हमने कार्बोकेटायन बनाना सीख लिया, कैसे बनाएंगे वो हमने सीख लिया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट लेट मी चेक कि हमारा टाइम कितना बचा है। 41 मिनट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, सो आई कैन रिकॉर्ड फॉर 20 मोर मिनट्स। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो देखो यहाँ पर हुआ ये कि हम लोगों ने शुरू किया था वापस से रिएक्टेंट से शुरू किया था, हम लोग पहुंच गए कार्बोकेटायन तक, और ये हम लोगों ने सक्सेसफुली पढ़ लिया, स्टडीड, कवर्ड, ये हम लोगों ने कर लिया। तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द अपकमिंग सेगमेंट, नेक्स्ट स्टेप, यानी हम जा रहे हैं इंटरमीडिएट 2 की तरफ। यानी अब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, करेक्ट। तो पहले अब हम लोग का फोकस होगा यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे इस पर फोकस करते हैं। तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन के कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। तो लिखिए रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये कौन कौन से रिएक्शन शो करता है, तो सबसे पहले देखते हैं। ये शो करता है रीअरेंजमेंट, बोलो मेरे साथ, क्या शो करता है, रीअरेंजमेंट। दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन। तो हमारा आज का गोल होगा, आज हम लोग रीअरेंजमेंट पर फोकस करने वाले हैं, लिख लिया। तो हम लोग पहले रीअरेंजमेंट पर अच्छे से फोकस करेंगे, यानी हमारा पहला जो स्टेप है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। जरा समझना ये वाला सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो जेई लिख रहे हैं, इवन जो नीट भी लिखेंगे। अगर आपने मेरा लेक्चर बाय एनी चांस देख लिया भूले भटके, तो इस पर अच्छे से फोकस करना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फोकस इट आउट हियर। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन ये क्या है जरा समझना। मान लो हमने लिखा क्या लिखा, ऐसा लिखा CH3 CH2 CH2 प्लस। जरा समझना ध्यान से। तो देखो अगर ऐसा एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो उस केस में कार्बोकेटायन जो है अपने आप को रीअरेंज करता है। अगर वो नेक्स्ट स्टेप में अगर वो मूव कर रहा है, अगर नेक्स्ट स्टेप में वो ज्यादा स्टेबल है तो ही रीअरेंजमेंट होगा। अगर
नेक्स्ट स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो रीअरेंज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी के लिए आप समझ लो कि जो 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो। और खैर जीओसी में आपने ये पढ़ा भी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन वहां पढ़ा होगा। तो यहां समझना है कि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन को सबसे पहले देखना है, पहले देखना है एडजेसेंट। ये नहीं कि हम देखेंगे दूर किसी कार्बन को, नहीं, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन को देखना है। अगर उस केस पे अगर बाय एनी चांस वहां कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए और अगर वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए तो उस केस में रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर उस केस में अगर स्टेबल नहीं है तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यानी यहां से अगर मान लेते हैं, लेट्स से फॉर अ सेकंड कि यहां से आपने शिफ्ट कराया, यहां पर कुछ किया, मूव कराया होगा, और यहां पर अगर जो कार्बोकैटायन बना और वो स्टेबल नहीं है तो बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ज्यादा स्टेप होगा तभी रीअरेंजमेंट होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर ये वाला केस ज्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर ज्यादा स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और यानी आपको इसके बाजू वाले कार्बन को देखना है, यानी इस कार्बन का आपने नाम रख दिया 1 और इस कार्बन का नाम रख दिया 2। ये हमेशा याद रखो, आपको कार्बोकैटायन को रखना है 1, इसको रखना है 2। तो आपको देखना है कि अगर 2 पर फॉर्म हो रहा है तो उस केस में अगर स्टेबल है तो ही करवाएंगे शिफ्ट, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? और अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमने लिखा एक कार्बन, क्या लिखा बच्चे? कार्बन। कार्बन के साथ हमने लिख दिया CH2 लिख देते हैं, और यहां पर हमने बना दिया एक प्लस चार्ज। यहां पर लेट से हमने लिख दिया लेट से P, यहां पर इसको क्या कर दें, इसको लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया Q, और इसको हमने लिख दिया R। समझने की कोशिश करना, ये है हमारा R। अब जरा सा ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा क्लोज लाने की कोशिश करते हैं बच्चे। CH2 समझो, अगर हमें इस कार्बन से कार्बोकैटायन हटाना है, आई मीन मान लेते हैं लेट्स से कि ये अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, मान लो एक पल के लिए। वो तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। मान लो कि ये वाला स्टेबल है, तो अगर हमें यहाँ बनाना है कार्बोकैटायन तो उस केस में हमें कोई ना कोई ग्रुप निकालना पड़ेगा, इस कार्बन से कोई ना कोई ग्रुप निकालना पड़ेगा। मान लो हमने P निकाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं, उस केस में आपको एक ग्रुप तो निकालना ही पड़ेगा। जब आप एक ग्रुप निकालते हो, मान लो आप P निकालते हो, Q निकालते हो, कुछ भी R निकालते हो, तो कैसे निकलेगा? हाउ विल इट अप्रोच? क्या लगता है ये बॉन्ड टूटेगा? मतलब ये क्या करेगा, एक मोमेंट में पूरा अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ पर चला जाएगा, यानी बन गया होगा कुछ ऐसा, C Q R, यहाँ पर बन गया कार्बोकैटायन, और ये बन गया CH2P, ऐसा बन गया, ये स्टेबल हो गया। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है बच्चे, ये क्या लगता है कैसे हो रहा होगा? जरा सोचो। आपको लग रहा होगा क्या कि बॉन्ड टूटा और आराम से एक बार में बॉन्ड टूटा और एक बार में अटैक किया? नो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, और उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावैलेंस शो करता है, और उस स्टेट में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। हालांकि वी कैनॉट कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हाँ उस ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग बोलते हैं दैट इट शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद करो पहला लेक्चर का पहला स्टेप, अगर रिएक्शन एक स्टेप में होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, कार्बन शोज पेंटावैलेंसी। कुछ यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो P है ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा समेटने की कोशिश करेगा। अगर समेट रहा है, and at the same time it will try to donate its electron to this electrophilic carbon, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन समेट रहा है और साइमल्टेनियसली वो इस कार्बन को अटैक कर रहा है। यानी यहां पर कुछ वैसा होगा, एकदम ध्यान से समझना। यहां पर कार्बन Q R, तो ये अगर आप ऐसे देख लो ऐसा था, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन समेट रहा है तो मतलब ये क्या हो रहा होगा कि ये इधर बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक प्लेस, राइट? उस केस में यहां पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो P है एट द सेम टाइम उस पर एक डेल्टा नेगेटिव आ गया होगा। मान लो हमने यहां पर डेल्टा नेगेटिव लिख दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या करेगा,
वो उतना इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली इसको देने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। वो एक ही स्टेप में होता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन समेटा और साइमल्टेनियसली वो इसको दे रहा है। अगर ये वाला अगर स्टेबल है, अगर ऐसा परफॉर्म कराना है तो आपको इस केस में एक किसी ग्रुप को शिफ्ट कराना पड़ेगा, यानी माइग्रेट करवाना पड़ेगा। वो जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो ग्रुप सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को समेटता है, समेटने के बाद एट द सेम टाइम वो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर भी डेल्टा, इसको डेल्टा डैश पॉजिटिव चार्ज बोल दो, उतना चार्ज बच जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो नेट पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बचा होगा, अभी बचा होगा। तो ऐसा ही होता है। और उस केस में जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से उतना जितना समेटा उतना दे दिया, तो इस पे तो कोई नेगेटिव चार्ज बचा ही नहीं ना, यानी क्या ऐसा केस आएगा कि नहीं आएगा। और ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट। तो याद आ रहा है आपको, ग्राफ में कुछ ऐसा हमने ड्रॉ किया था, ऐसा किया था, यानी यहां से हमने कार्बोकेटाइन बनाया, राइट, नहीं सॉरी, कार्बोकेटाइन यहां बनाया, तो ग्राफ उल्टा लिया मैं, नहीं सही लिखा, ऐसा बनाया, तो उस केस में ये ट्रांजिशन स्टेट बना था। अगर आप यहां से यहां जाने की कोशिश करो, इंटरमीडिएट टू जाने की कोशिश करो, तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बना, और फिर से अगर आप यहां प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोशिश करो तो फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या अब आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या समझ में आई बात कि यहां पर इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट लिख सकते हैं? तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा आप यहाँ पर बताइए। बताइए क्या बनेगा। ये जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है, जो यानी आप लिखोगे, नोट करके लिख लो, नोट, नोट में द ट्रांजिशन स्टेट involves, the transition states involves, the transition state involves 1 2 3 तीन मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। क्या ये लाइन दिख रहा या नहीं दिख रहा? सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि इन दिस स्टेट कार्बन शोज कितना वैलेंसी, पेंटा वैलेंसी, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग takes place simultaneously। क्या ये पॉइंट विजिबल है? आप ये 3 पॉइंट्स लिखिए, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। समझ में आया या नहीं आया? रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब ये वाला ज्यादा स्टेबल कंडीशन हो। अच्छा एक चीज बताओ, इसका नाम हमने क्या रखा? 1 रखा, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना वही वापस आ रहा है। ये हमारा 1 है और ये कार्बन क्या है, 2 है, तो 2 से शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 1 2 शिफ्ट भी बोलते हैं। 2 से 1 पड़ गया, 2 से 1 पड़ गया, इसलिए इसको 1 2 शिफ्ट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा आपके मन में सवाल होगा, सर मान लेते हैं कुछ वैसा केस हो, सी 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 ऐसा कुछ केस हो, इसका नाम यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हो, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, तो क्या डायरेक्ट कोई 3 से कोई ग्रुप होगा, लेट्स से पी क्यू आर, ये वाला 3 पर अगर कार्बोकेटाइन बन जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा मान लो। तो आपके मन में सवाल होगा, सर डायरेक्टली 3 से शिफ्ट करा सकते हैं 1 पर और ये लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1 3 शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली? द आंसर इज नो, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं कर सकते, हम लोग को 1 2 शिफ्ट करना पड़ेगा, हमेशा एडजेसेंट कार्बन को कंसिडर करना पड़ेगा। डायरेक्टली यहां से थर्ड से हम लोग 1 पर शिफ्ट नहीं करा सकते, ये बिल्कुल गलत है। हाँ ये जरूर करा सकते हैं कि मान लो पहला स्टेप कि यहां से अगर आपने कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट करा है लेट्स से, और ये सेकंड पर जो बना हो वो ज्यादा स्टेबल हो, तब आप यहां से यहां जा सकते हैं। अगर ये वाला केस स्टेबल नहीं है तो नहीं जा सकते, ध्यान से समझना। इस 1 से 2 पर गए,
2 हमारा 1 से ज़्यादा स्टेबल है, तो हमने शिफ्ट करा दिया। और फिर देखा कि अगर 2 से 3 पर चले जाएं तो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फिर उस केस में हम लोग 3 पर जा सकते हैं। यानी दिस शुड बी मोर स्टेबल एंड देन दिस शुड बी मोर स्टेबल, तब हम लोग एक एक स्टेप करके जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला स्टेप स्टेबल नहीं है तो उस केस में हमारा रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यानी इसको इस तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। समझना। खैर आपने ये पॉइंट लिख लिया हो। मान लो हमने एक ऐसा केस लिखा, लेट्स से ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ठीक है। ये बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? थोड़ा बिगर लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बन गया कार्बोकेटायन, ठीक है। तो हुआ ये कि यहाँ पे मान लो एक ग्रुप रहा होगा, लेट से हाइड्रोजन ही ऐसा है, तो हमने क्या किया, इसको शिफ्ट करा दिया इधर, मान लो, ठीक है। शिफ्ट कराया तो उस केस में ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये वाला जो है कार्बन नंबर 3 है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना, ठीक है। तो अगर हमने 2 से शिफ्ट कराया बच्चे, तो क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऐसा बना होगा, ये बना होगा कि नहीं बना होगा? अब जरा सा सोचो कि ये जो है हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये जो है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। आपको पता है कि यहां से यहां गए, दिस इज मोर स्टेबल। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी स्टेबल है। अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता तो ये फॉर्म ही नहीं होता, लेकिन फॉर्म हुआ, तो फिर ये 1 से 2 डिग्री कार्बोकेटायन चला गया। 2 डिग्री का मतलब होता है 2 कार्बन अटैच। और अगर देखो, अगर इस वाले हाइड्रोजन को हमने, इस ग्रुप को अगर हमने इसको फिर शिफ्ट किया, तो हम अपने एडजेसेंट कार्बन को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? यहां पर भी ये कार्बन था तो अपने इसके एडजेसेंट कार्बन को देखा था, अब यहां पर भी हम इसके एडजेसेंट कार्बन को देख रहे हैं। और ये वाला जो हाइड्रोजन हमने इसको शिफ्ट किया, तो जरा सा सोचो कि क्या ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? यानी यहां पर एक कार्बोकेटायन बन गया या नहीं बन गया? और अगर यहां पर एक कार्बोकेटायन बना है, तो क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है या नहीं है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री है या नहीं है? और ये 3 डिग्री इससे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है या नहीं है? मोस्ट स्टेबल है कि नहीं? यानी ये स्टेबल था, इससे ज्यादा स्टेबल ये था, इससे ज्यादा स्टेबल ये था। यानी इस तरह से हम लोग गए एक एक स्टेप में। आप सोचो कि नहीं सर डायरेक्टली यहां से यहां चले जाएं, डायरेक्टली नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड भी बोल सकते हैं, नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। हाँ, आप यहां से यहां गए, ये वाला स्टेबल था तो आप यहां गए, अब यहां से यहां गए, ये स्टेबल थे तब गए। यानी एक एक करके आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। और यस, इस तरह से आप मल्टी स्टेप कर सकते हैं, 2 या 3 स्टेप भी कर सकते हैं, आप 4 स्टेप भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट each and every step should be giving you the more stable carbocation than its previous step. Am I clear or am I clear? यानी ये वाला ज़्यादा स्टेबल था तो यहाँ से ये गया, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ से यहाँ गए। यानी हर केस में 1 2 शिफ्ट ही हो रहा, 1 2 शिफ्ट। यहाँ पर भी 1 2 शिफ्ट हो रहा, हमेशा 1 2 शिफ्ट ही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। चीज़ें समझ में आई? कितना टाइम बचा है ज़रा देखते हैं। यस, वी हैव 2 to 3 more minutes। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको बताना है कि क्या उसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहले लिखवा देते हैं। क्वेश्चंस हम लोग, सिंस वी आर आउट ऑफ टाइम, तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। हालांकि जीओसी में आपको पढ़ाया गया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह में बताया गया होगा, फिर भी अभी हम पूरा सीरीज लिखवा देते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नोट करके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ये क्या बना रहे हैं हम, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अरे वाह, आप तो सब जानते हो। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, आराम से। और यहाँ पर है कार्बोकेटाइन। ये पता है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। डांसिंग रेजोनेंस नाम खराब कर दिया मार्केट में। दिस इज नॉट डांसिंग रेजोनेंस, दिस इज, मतलब बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, बट एक्चुअली में हम लोग उसको बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस। सो यूज द वर्ड सिग्मा रेजोनेंस, दैट्स एक्चुअली मोर एप्रोप्रिएट, राइट। सो यस, ये हमारा हो गया, ये दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन हो जाएगा, ट्रोपोलियम आयन हमारा हो जाएगा मोर स्टेबल। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, बताइए बच्चे, हमारा हो जाएगा PH3C कार्बोकेटाइन, ट्राईफिनाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद हमारा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ज़रा सोचो सोचो मगर प्यार से, PH2CH, ये हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा PH2CH हो गया। उसके बाद हम लोग लिखना है CH3, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, राइट। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, दिस। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, PHCH2 कार्बोकेटाइन, राइट, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कर ही दिया। उसके बाद हमारा अलाइल कार्बोकेटाइन, CH3, नहीं मतलब CH2, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रेजोनेंस यहाँ पर आ जा रहा है थोड़ा सा। और आपको बता दें कि ये जो है, इसका स्ट्रेंथ जो है लगभग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के सिमिलर होता है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के सिमिलर होता है इसका स्ट्रेंथ, यानी CH3, इसको ऐसे लिख दो स्टाइल में ताकि आपको वो दिख जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट, CH3CH, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। 6 अल्फा हाइड्रोजन, याद आ रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है, मतलब ये रेजोनेंस वाले यानी PHCH2 से ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन होता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखा गया उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है इसकी तुलना में। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 2 डिग्री हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री यानी CH3CH2 कार्बोकेटाइन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, CH3, यानी इस पर कोई ग्रुप नहीं है, कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, CH3। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। पता है ना, डबल बॉन्ड पर कार्बन विथ हैविंग डबल बॉन्ड हैविंग कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होता है। और सबसे लास्ट में होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर आ गया आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, कार्बोकेटाइन, तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दी। आप इन सारी चीज़ों को याद कर लो। और तो आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अब उस केस में कैसे एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा होगा, रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा होगा, ये हमने बताया। और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे,
और इसके आगे वाला सेगमेंट हम लोग देखेंगे. So yes, that's all for the session. Thank you very much. We'll meet again. Bye bye. Take care. Good night.